हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरी वीडियो में। तो हमारा जो बाकी चैप्टर रह गया था उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो हमने जो पहली वीडियो थी उसमें क्या पढ़ा था कि पीरियोडिक टेबल कितनी आई और किस पीरियड में कितने एलिमेंट्स रखे गए हैं, उसको कैसे निकालते हैं, कैसे पता चलता है उसका। अब है टाइप्स ऑफ एलिमेंट। अब हम पढ़ते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। ये कैसे आए? हम एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, ठीक है। अगर उस एलिमेंट में आखिरी इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में आता है तो उसको हमने एस ब्लॉक एलिमेंट बोल दिया। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में आया तो उसको हमने पी सब सेल बोल दिया। डी में आया तो डी बोल दिया, एफ में आया तो एफ बोल दिया। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस सब सेल में आता है, तो उसके बेस पर हमने एलिमेंट्स को 4 क्लासेस में डिवाइड कर दिया। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, ठीक है। अब एक्सेप्शन तो हर रूल के आते हैं, कोई भी कुछ दे दें हम, ला वगैरह वगैरह, सब में एक्सेप्शन आएगा। तो इसमें क्या आया, जो हीलियम होता है हमारे पास, हीलियम की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 1s2, ठीक है, 1s2। अब क्या है, ये जो एस ऑर्बिटल है ये पूरा फुली फिल्ड है, ये एस ब्लॉक एलिमेंट होना चाहिए। इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आया है, एस सब सेल में आया है, तो ये एस ब्लॉक का एलिमेंट होना चाहिए। लेकिन इसको पी ब्लॉक में रखा गया है। पी ब्लॉक में क्यों रख दिया? क्योंकि इस हीलियम की जो प्रॉपर्टी है वो नोबल गैस से मिलती है। देखो पीरियोडिक टेबल देखो आप एक बार, ये देखो हीलियम है, हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन है 1s2। इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस सब सेल में फिल किया गया है, ठीक है। तो ये हमारे पास एस ब्लॉक है, ये हमारे पास पी ब्लॉक होता है, ये हमारे पास डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं और ये हैं एफ ब्लॉक के एलिमेंट। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में आया, लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टी हुई, फिजिकल हुई या केमिकल, वो सारी हमारे पास नोबल गैस से मैच हुई। तो साइंटिस्टों ने इसको इस नोबल गैस वाले ग्रुप में रख दिया गया, यानी कि पी ब्लॉक में। तो देखो एक दो एक्सेप्शन तो हर चीज़ क्या है, लेकिन अब पीरियोडिक टेबल का फ़ायदा भी यही था कि जितने भी एलिमेंट्स हैं जिनकी भी प्रॉपर्टी एक सी होंगी उन सबको हम एक ग्रुप में रख देंगे, एक्सेप्शन एक दो चलेगा। तो यही हुआ। तो हीलियम की प्रॉपर्टी नोबल गैस से मैच हुई। कॉन्फ़िगरेशन भले ही इसकी एस ब्लॉक वाली है, लेकिन इसलिए इसको नोबल गैस में रख दिया गया। इसी तरह हाइड्रोजन के साथ हुआ। अब हाइड्रोजन में भी ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है एस में आया है, ठीक है, इसको यहाँ रखना चाहिए था एस ब्लॉक में, लेकिन इसको बिल्कुल पीरियोडिक टेबल के ऊपर टॉप में रख दिया, अकेला रख दिया, ये तो किसी ग्रुप में कंसीडर नहीं किया। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए तो ये अपने पास एस ब्लॉक का एलिमेंट होना चाहिए था, और लेकिन हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्या करने के लिए, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करने के लिए। जैसे हीलियम है, हीलियम को हम नोबल गैस मानते हैं, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है 1s2, यानी कि जो हमारे पास एस ऑर्बिटल होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो जो हाइड्रोजन है अगर वो एक इलेक्ट्रॉन और ले ले तो वो क्या कर जाएगा, वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेगा और स्टेबल हो जाएगा। तो जो एक इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी इसकी, ये मतलब एक इलेक्ट्रॉन अगर इसको मिल जाए तो ये बहुत आसानी से ले लेता है, तो ठीक है। तो जो एक इलेक्ट्रॉन लेने की प्रॉपर्टी किस ग्रुप की है, हैलोजन की। ये जो हैलोजन होते हैं, देखो ये फ्लोरीन है, ये नियोन है। अब नोबल गैस एलिमेंट कौन से होते हैं, जिनकी जो बार वाली सेल है वो पूरी फिल्ड होती है। जैसे नियोन है, नियोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p6। जो हमारे पास एस ऑर्बिटल होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं मैक्सिमम, और जो पी सब सेल, देखो पी आपकी एक सब सेल है, देखो ये पी सब सेल है, इसमें हमारे पास 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो भाई बच्चों कन्फ्यूज़ नहीं होना है, मैं पी बोल लूँ या फिर पी ऑर्बिटल बोल लूँ तो आप समझ जाओ कि पी सब सेल के अंदर 3 ऑर्बिटल हैं, या फिर पी ऑर्बिटल, हम इसको एक दूसरे के एक्सचेंज में बोलते रहते हैं। वैसे तो इसको पी सब सेल बोलना होता है, लेकिन इसके अंदर ऑर्बिटल 3 हैं। तो नोबल गैस का क्या है, ये जो नियोन है, नियोन कौन से पीरियड का एलिमेंट है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। सेकंड पीरियड में क्या बताया था मैंने, 2s फिल होगा और 2p फिल होगा। अब 2p6 है, यानी कि ये पूरा फिल्ड है, ये देखो
2 इलेक्ट्रॉन इसमें है एस सब सेल में और 6 इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में, यानी कि पूरी फील्ड है इसकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। जो नोबल गैस है उनकी कॉन्फ़िगरेशन इतनी स्टेबल, मतलब कॉन्फ़िगरेशन ऐसी होती है कि वो किसी के साथ बॉन्ड बनाना पसंद नहीं करते, वो अपने आप में स्टेबल होते हैं। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब ये मानते हैं कि हमारी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाए। तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए ही जो एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। तो अब हाइड्रोजन को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना 1s। देखो हाइड्रोजन कौन से पीरियड का है, फर्स्ट पीरियड का। फर्स्ट पीरियड में मैंने क्या बताया था, सिर्फ 1s होता है। तो ये हाइड्रोजन ये मानता है कि एक इलेक्ट्रॉन तो है तेरे पास, एक और आ जाए तो तेरी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2 और तू स्टेबल हो जाएगा। फिर 1s2 आने के बाद इसकी कॉन्फ़िगरेशन कौन सी हो जाएगी, हीलियम की। यानी कि जितने भी एलिमेंट्स हैं धरती पे जो बॉन्ड बनाते हैं वो बॉन्ड क्यों बनाते हैं, ताकि उनकी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाए और वो स्टेबल हो जाए। तो ये बात थी। और ये जो हेलोजेंस होते हैं, हेलोजेंस का भी कुछ ऐसा ही होता है। जो हेलोजेंस होते हैं उनको भी सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करने के लिए। जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p5, यानी कि इस p सब सेल में हम एक इलेक्ट्रॉन और डाल दें तो ये क्या बन जाएगा, ये नियॉन बन जाएगा। इसकी कॉन्फ़िगरेशन नियॉन जैसी हो जाएगी। तो जो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी किससे मिली, हेलोजन से मिली, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन किससे मिली, s ब्लॉक से मिली। तो देखो अब इसको कहाँ रखें, तो इसको साइंटिस्टों ने ऊपर रख दिया अलग से, कोई ब्लॉक नहीं दिया इसको। तो ये बात थी। एक तो एक्सेप्शन तो आते ही हैं। तो ये 2 एलिमेंट थे जिनकी थोड़ी ही मतलब पोजीशन के बारे में कंट्रोवर्सी आई। अब हम देखते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट का क्या मतलब है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब जो आखिरी इलेक्ट्रॉन आया इनका वो एस ऑर्बिटल में फिल किया गया। तो एस ब्लॉक एलिमेंट के अंदर हमारे पास 2 ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1 एंड 2। 1 को एल्कली मेटल बोला गया है और सेकंड ग्रुप को एल्केलाइन अर्थ मेटल। तो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 मिलकर बनाते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो NS1, इसकी NS2, यानी कि यहाँ तो एक इलेक्ट्रॉन है आउटर सेल में, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हैं। और एस ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे मेटल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल। अब मेटल्स क्या होती हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यानी कि मेटल्स वो एलिमेंट हैं जिसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। इनके पास अगर कोई इलेक्ट्रॉन लेने आ गया तो ये आसानी से दे देंगे इनको, मतलब किसी को ये इनकार नहीं करेंगे इलेक्ट्रॉन देने से, इसीलिए इनको मेटल्स बोला गया। एक हमारे पास होती हैं नॉन मेटल्स। नॉन मेटल ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनको खुद इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, क्या करने के लिए, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए। जैसे आपके पास ये है, देखो अब मैं लिखती हूँ सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन। सोडियम का आपके पास जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11, ठीक है। इसी कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 और 2p6 और एक है 3s1। देखो अब एटॉमिक नंबर 11 है, ये कॉन्फ़िगरेशन है इसकी। और ये कॉन्फ़िगरेशन किसकी होती है, ये आपके पास होती हैं हीलियम, ये होती है आपके पास नियोन की। नियोन आपके पास एक नोबल गैस है। नोबल गैस यानी कि इसकी जो सारी सेल हैं वो फुली फिल्ड हैं और ये रिएक्ट नहीं करती नियोन का। अगर ये सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी और को दे दे तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन नियोन से मैच कर जाएगी, ठीक है। सोडियम क्या है, मेटल है। मेटल क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन क्यों डोनेट करते हैं, ताकि इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो नोबल गैस के बराबर आ जाए। तो जो मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन इसलिए देते हैं उनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो नोबल गैस के बराबर आ जाए। अब हम बात करते हैं नॉन मेटल की। नॉन मेटल जैसे फ्लोरीन है। नॉन मेटल क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता रखते हैं। इनको कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये आसानी से ले लेते हैं। अब आसानी से क्यों लेते हैं, देखो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, 1s2 है, 2s2 है और 2p5, देखो। और ये नियोन है,
देखो नियोन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, नियोन की है 1s2 2s2 2p6, यानी कि नियोन के अंदर जितनी भी सब सेल हैं वो सारी फुली फिल्ड हैं। पी के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आती हैं, 6 हैं, एस के अंदर 2 आती हैं। तो नोबल गैस की जितनी भी सब सेल होती हैं वो सारी फिल्ड होती हैं। अब देखो फ्लोरीन है, फ्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन ये है 2p5। अब जितने भी एलिमेंट्स हैं धरती पे वो क्या चाहते हैं कि उनकी कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस वाली हो जाए, और जो उनकी नियरेस्ट नोबल गैस है सिर्फ वही हो सकती है। ये तो है नहीं कि जो फ्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन हो जिनोन के बराबर हो जाएगी। अब जिनोन का तो 54 एटॉमिक नंबर है, इतने इलेक्ट्रॉन कौन देगा इसको। अब देखो जैसे टेबल दिखाती हूँ मैं आपको। अब देखो फ्लोरीन है, फ्लोरीन में है 2p5, यानी कि अगर इसको हम एक इलेक्ट्रॉन और दे दें तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन नियोन जैसी हो जाएगी और ये स्टेबल हो जाएगा। तो जो नॉन मेटल्स हैं वो क्या करते हैं, वो एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद, मतलब एक लें 2 लें, उनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो नोबल गैस के बराबर हो जाती है। तो जो मेटल्स हैं वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट क्यों करते हैं, ताकि उनकी कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस के बराबर आ जाए। और जो नॉन मेटल्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी होती है, वो टेंडेंसी क्यों होती है, ताकि उनकी कॉन्फ़िगरेशन भी नोबल गैस के बराबर आ जाए। जितने भी एलिमेंट्स हैं, एक नोबल गैस को छोड़कर बाकी जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे केमिकली रिएक्टिव होते हैं, यानी कि दूसरे एलिमेंटों के साथ बॉन्ड बनाते हैं। बॉन्ड क्यों बनाते हैं, अब जैसे नॉन मेटल है, नॉन मेटल किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट क्यों करता है, ताकि वो इलेक्ट्रॉन ले ले और नोबल गैस के बराबर आ जाए। अब मेटल है, मेटल के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करता है कि मेरा कोई इलेक्ट्रॉन ले ले, मेरे इलेक्ट्रॉन घट जाए और नोबल गैस के बराबर आ जाए। तो यही फंडा होता है जो केमिकल रिएक्टिविटी का है, वो यही होता है। जो मेटल्स की रिएक्टिविटी क्यों है कि मैं अपने इलेक्ट्रॉन दे दूं और नोबल गैस के बराबर हो जाऊं, और जो नॉन मेटल है उसके पास इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, वो ये सोचता है कोई मेरे को इलेक्ट्रॉन दे दे बाहर से, मेरी भी कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस के बराबर हो जाए। तो ये फंडा है केमिकल रिएक्टिविटी का। तो अब अपने पास जो एस ब्लॉक एलिमेंट है, एस ब्लॉक में एक तो है एल्कली मेटल, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है अपने पास NS1, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन में इसके पास 1 है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं। जैसे मैग्नीशियम लिखती हूँ मैं, मैग्नीशियम अपने पास एक एल्केलाइन अर्थ मेटल है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p6 और 3s2, ठीक है। अब ये लिखती हूँ मैं सोडियम की, सोडियम की होती है 1s2 2s2 2p6 और 3s1। देखो सोडियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 1 है। वैलेंस सेल कौन सी होती है, जो सबसे बाहर वाली सेल होती है, यानी कि इसके लिए n की वैल्यू 3 है, इसके लिए n की वैल्यू 3 है। तो ये अपनी जो 3s है ये वैलेंस सेल है, यहाँ वैलेंस सेल ये है, बाकी ये अंदर वाली सेल है, इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो सोडियम तो ये सोचता है कि मेरा कोई एक इलेक्ट्रॉन ले जाए और मैं नियोन के बराबर आ जाऊँ, नियोन क्या है, नोबल गैस। मैग्नीशियम क्या सोचता है, मेरे कोई 2 इलेक्ट्रॉन ले जाए ताकि मैं नोबल गैस के बराबर आ जाऊं और स्टेबल हो जाऊं। तो ये जो ग्रुप है सोडियम है मैग्नीशियम, ये दोनों मेटल हैं। मेटल क्यों है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखती है, यानी कि डोनेट करेंगे, इसलिए मेटल बोला गया है इनको। तो एस ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सारे मेटल होते हैं और आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं, एक्सेप्ट लिथियम एंड बेरिलियम। लिथियम बेरिलियम का क्या होता है, इनका स्मॉल साइज होता है, तो इनकी ये आयोनिक बॉन्ड नहीं बनाएंगे। छोटा साइज है तो अपने इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखेंगे और ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अब एल्कली मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं। देखो सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव होता है मैग्नीशियम से। क्यों रिएक्टिव होता है, सोडियम को तो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन देना है और मैग्नीशियम को 2 देने हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन देना आसान है, फिर 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन देना आसान है। और दूसरी बात ये, जब मैग्नीशियम 1 इलेक्ट्रॉन देता है तो इस पर एक +1 चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और फिर मैग्नीशियम प्लस से इलेक्ट्रॉन निकालना, यानी कि किसी पॉजिटिव स्पीसीज से अगर हम नेगेटिव चार्ज निकालेंगे तो और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो वो डिफ़िकल्ट है थोड़ा, ठीक है। तो एल्कली मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एल्किलाइन से।
उसके बाद है पी ब्लॉक एलिमेंट। कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, NH2 NP 1 से 6। पी ब्लॉक एलिमेंट क्यों बोला गया है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो आपका पी सब सेल में आता है, ठीक है। ऐसा आपकी पूरी फील्ड रहेगी और पी में आपका एक इलेक्ट्रॉन तो पक्का ही होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा तभी तो इसको पी ब्लॉक में रखा गया है। अब पी ब्लॉक में आपका ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 के एलिमेंट आते हैं। अब देखो ये है पी ब्लॉक एलिमेंट, देखो पी ब्लॉक एलिमेंट है, ये सेकेंड पीरियड है, इसमें है बोरोन, इसका एटॉमिक नंबर है 5, कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p1। ये देखो पी में एक इलेक्ट्रॉन है, कार्बन पे गए तो इसमें 2 है, नाइट्रोजन पे 3, ऑक्सीजन पे 4, फ्लोरीन पे 5 और ये नियोन। जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो पी सब सेल में भरा गया है, इसलिए हम इनको बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। और इनका जो ग्रुप नंबर होता है वो होता है 13 से 18, तो ये ग्रुप भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, जो एस ब्लॉक है और पी ब्लॉक है, इन दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। देखो रिप्रेजेंटेटिव, ये पी ब्लॉक है, ये आपके पास एस ब्लॉक है। अब देखो ये जो पी ब्लॉक वाले हैं ये आपके क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखते हैं और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी। ये एलिमेंट तो ये मानते हैं कि हम अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दें, 2 दे दें ताकि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ले। और बाकी ऑक्सीजन है, ये फ्लोरीन है, ये क्या मानते हैं कि हमें एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए ताकि हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बन जाए और हम स्टेबल हो जाए। तो देखो अब ये जो लेफ़्ट साइड है पीरियोडिक टेबल की, यहाँ तो हमारे पास होते हैं मेटल और ये है राइट साइड, यहाँ है नॉन मेटल। ये आपका नोबल गैस का ग्रुप है, ये रिएक्शन नहीं शो करती, ठीक है। अब मैं बताती हूँ मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स, ठीक है। अब मेटल आपके कौन कौन से हैं, जो आपके पास है ग्रुप 1 और ग्रुप 2, यानी कि एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं वो सारे मेटालिक होते हैं, मतलब मेटल होते हैं। और आपके जो ट्रांजिशन एलिमेंट में क्या है, लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका डी सब सेल में आएगा, तो आपके जो ट्रांजिशन एलिमेंट हैं वो भी मेटल होते हैं। और एक आपका जो देखो ये जो ब्लू कलर की है बॉक्स है, जैसे एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, टैलियम, और ये SN PB 20 30। तो एक तो पूरा S ब्लॉक है और D ब्लॉक है और F ब्लॉक है, और ये जो ब्लू कलर वाले ये होते हैं आपके पास मेटल। अब मेटल का क्या मतलब है, आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देंगे। और मेटल की क्या प्रॉपर्टी होती है, हार्ड होता है, मेलिएबल होता है। मेलिएबल का मतलब है उनकी हम सीट्स बना सकते हैं, पतली पतली सीट। डक्टाइल हो सकता है, यानी कि उसके हम वायर बना देंगे। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। एक्सेप्शन देखो हर जगह आएंगे, देखो जितने भी मेटल हैं वो सारे हार्ड हैं, लेकिन मरकरी है, मरकरी क्या है, लिक्विड है मेटल लेकिन क्या है, लिक्विड है, तो एक्सेप्शन आएगा। मतलब पूछ लेते हैं कि ऐसा कौन सा मेटल है जो लिक्विड है, तो ये प्रॉपर्टी मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ ये जो मरकरी ये एक्सेप्शन आता है। वैसे तो मेटल सारे हार्ड हैं, सॉलिड होंगे, लेकिन लिक्विड मरकरी होता है। अब ये क्या है, देखो ये सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक Sb, टेल्यूरियम, पोलोनियम At, ये क्या होते हैं, मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स क्या होती हैं, इनकी प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल के बीच की होती है, तो ये भी आपके याद रखने हैं। मतलब देखो ये तो आपको वैसे ही याद रह जाएंगे, पूरा S ब्लॉक, ट्रांजिशन मेटल, और दोनों सीरीज F ब्लॉक की सारे मेटल, और 13th ग्रुप के कुछ एलिमेंट मेटल की तरफ भी करेंगे, 14 के भी कुछ करेंगे और इसके। और ये देखो ये तो आपकी कितने हैं, 7, सिर्फ 7 मेटलॉइड्स हैं। ये तो वही आपको याद रखना पड़ेगा, पूछ लेता कि कौन सा मेटलॉइड है, ठीक है। अब ये तो है नहीं कि एकदम मेटल थे पीरियोडिक टेबल में और एकदम नॉन मेटल आ गए, तो मतलब आराम से जो मेटालिक नेचर है एलिमेंट्स का वो किस में बदल गया, नॉन मेटालिक में। तो आपके पास ये जो ग्रीन कलर के एलिमेंट्स दिखाए गए हैं ये क्या है, ये सारे आपके पास नॉन मेटल हैं। और जो नोबल गैस है वो भी आपकी नॉन मेटल में काउंट होती है। देखो भाई मुझे पहले नहीं पता था कि नोबल गैस आपकी नॉन मेटल में काउंट होती है। मैंने एक क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, वो मेरा निकला गलत है, इसलिए गलत निकला, मुझे ये नहीं पता था कि नोबल गैस आपकी नॉन मेटल होती है। तो ये बहुत ही मज़ेदार बात है जो मुझे पता चली कि जो नोबल गैस है वो भी आपकी नॉन मेटल्स के अंदर आती है। तो नॉन मेटल में नोबल गैस आएंगी। और ये देखो
सेकंड पीरियड के बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सारे, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, सिलेनियम, ब्रोमीन, ये सारे क्या है, नॉन मेटल। तो अब मेटल देखो कहाँ है पीरियोडिक टेबल में। एक तो पूरा एस ब्लॉक ट्रांजिशन मेटल, दोनों एफ ब्लॉक की सीरीज, और कुछ एलिमेंट पी ब्लॉक के जो मेटल की तरह बिहेव करेंगे। अब ये नॉन मेटल है और नोबल गैस है, और ये मेटलॉइड्स है। मेटलॉइड्स की प्रॉपर्टी इन दोनों के बीच की होती हैं, और ये क्या है, नॉन मेटल। नॉन मेटल का क्या मतलब है, इनकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी होती है। जैसे फ्लोरीन है, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब नियोन की कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में क्या होता है, 2p4 है, इसको 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यानी कि ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बनाता है। 2 बॉन्ड बनाने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। अब नाइट्रोजन के पास p में 3 इलेक्ट्रॉन है, इसको 6 चाहिए, तो 6 करने के लिए 3 बॉन्ड बनाता है। तो जिस भी एलिमेंट को जितने इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता होती है वो उतनी बॉन्ड बना लेता है। जैसे ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है तो 2 बॉन्ड बनाएगा। अब फ्लोरीन है, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, तो ये 1 बॉन्ड बनाता है। इसी तरह मेटल्स हैं, जैसे लिथियम है, सोडियम है। सोडियम देखो, अब क्या है, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देता है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन इसलिए देता है, अगर इसने 1 दे दिया तो इसकी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। अब मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, अगर 2 दे देगा तो ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन नियॉन के बराबर आ जाएगी। अब मैग्नीशियम कितने बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बनाता है। 2 क्यों बनाता है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन देने या लेने होते हैं एलिमेंट, उतने ही बॉन्ड बनाता है। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब जो आपका ग्रुप 17 होता है, ग्रुप 17 को हम बोलते हैं चाल्कोजेंस। भाई ये प्रश्न पूछा गया है कि जो चाल्कोजेंस है उनका ग्रुप नंबर क्या है, या फिर जो 16th ग्रुप है उसको चाल्कोजेंस क्यों पूछते हैं। चाल्कोजेंस का मतलब है और फॉर्मिंग, और जितने भी एलिमेंट्स है, अब मैंने क्या बताया है कि नोबल गैस को छोड़कर सारे एलिमेंट बॉन्ड बनाते हैं। वो बॉन्ड किसके साथ बनाएंगे, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, सबसे ज़्यादा रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, कोई और एलिमेंट होगा उसको क्या है, कोई डोनेट करने वाला होगा। तो जितने भी एलिमेंट्स के और होते हैं, मतलब जो धरती के नीचे पाए जाएंगे अर्थ क्रस्ट में, जितने भी एलिमेंट हैं वो अकेले तो मिलेंगे नहीं, क्योंकि सबकी रिएक्टिविटी है। वो कोई ऑक्सीजन के साथ मिलेगा, कोई सल्फर के साथ। तो जो मोस्टली एलिमेंट अर्थ क्रस्ट के अंदर आपके पास ऑक्सीजन के साथ कंबाइन मिलेंगे। तो इसीलिए जो 16 ग्रुप है उनको चाल्कोजेंस बोला गया है। 16 में क्या है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, यानी कि किसी एलिमेंट, कोई एलिमेंट तो ऑक्सीजन के साथ मिलेगा, कोई सल्फर के साथ मिलेगा, कोई सिलेनियम के साथ। तो जितने भी, तो इनको चाल्कोजेंस इसीलिए बोला गया है क्योंकि ये और बनाते हैं। और जो ग्रुप 17 है इसको हम बोलते हैं हैलोजेंस, और 18 को नोबल गैस। तो भाई याद रखना ही आता है। और ये जो पी ब्लॉक एलिमेंट है या फिर एसएन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पूछ लेते हैं, तो ये भी याद रखना है। अब है डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट को हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। इसमें जो ग्रुप नंबर होता है वो होता है 3rd to 12। और आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, एनएस। एनएस में अपने पास 0 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 1 2, और डी में तो 1 पक्का ही मिलेगा। देख, डी में इलेक्ट्रॉन है तभी तो इसको डी ब्लॉक एलिमेंट बोला गया। अब डी ब्लॉक में भी क्या होती है, मोस्टली मेटल्स होती हैं, और क्या बनाती हैं, कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनाती हैं, और पैरामैग्नेटिक इन नेचर होती हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं। और जितने भी कैटालिस्ट होते हैं वो सारे कितने होते हैं, डी ब्लॉक के होते हैं। ठीक है, और आपके पास जिंक, कैडमियम, मरकरी, इनकी जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांजिशन एलिमेंट जैसी नहीं होती, लेकिन इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन हो मैच करती है, तो इसको ट्रांजिशन एलिमेंट में रख देते हैं, जिंक, कैडमियम, मरकरी को। ठीक है, तो आपके पास ग्रुप 3 से लेकर 12 तक। अब देखो टेबल दिखाती हूँ मैं आपको। देखो ये है ट्रांजिशन एलिमेंट। देखो कौन से ग्रुप से शुरू है, 3 से शुरू है और 12 तक है। और अपने पास ये 3D है, इसमें 3D की फिलिंग होती है। देखो 4th ग्रुप है ना, 4th में मैंने क्या बताया था कि 4s फिल होगा, और 4p भी फिल होता है, और 3D भी फिल होता है। वो मैंने पिछली वीडियो में बताया है, आप उस वीडियो को देखोगे तो पता चल जाएगा। अब इसमें 4s 4p और 3d फिल होते हैं। ठीक है, अब अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में आ गया तो हम उसको डी ट्रांजिशन एलिमेंट बोल देंगे। p में आ गया तो p ब्लॉक में जाएगा, s में आया तो s में। तो ये है। अब ये 4th
फोर्थ पीरियड में ये जितने भी एलिमेंट हैं इन सब में 3D की फिलिंग होती है, और ये जो फिफ्थ पीरियड में एलिमेंट है इसमें 4D की फिलिंग होती है, इसमें 5D की और इसमें 6D की। बाकी जो सेवन्थ पीरियड में जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे लगभग रेडियो एक्टिव होते हैं और मैन मेड होते हैं। ठीक बात। तो ये भाई आपको देखो ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। अब कोई फ़ायदा नहीं है इनको याद करने के, इनका नाम आप सिर्फ एक तो ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, एक तो 30 तक मतलब 30 एलिमेंट याद करो, पहले जो 30 एलिमेंट है वो याद करके रखो, और जितनी भी नोबल गैस है और उनका एटॉमिक नंबर याद करके रखो। अब एग्जामिनर क्या कह देगा, आपके पास एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 55 है, वो कौन से एलिमेंट में होगा। अब एक तो आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो, मतलब 55 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना बहुत ही मतलब डिफ़िकल्टी, लिखी तो जाएगी पर पेपर में इतना समय नहीं होता कि शॉर्टकट चलता है पेपर में, तो इसीलिए बता रही हूँ कि आपको एक तो 30 तक जितने भी एलिमेंट हैं उनका एटॉमिक नंबर है, मास, वो सब याद रखो। पहले पीरियड में कौन से एलिमेंट आते हैं, दूसरे में कौन से आते हैं, तीसरे में आते हैं कौन से। ठीक है, आप ये सीरीज याद कर लो, मतलब एल्कली में कौन से मेटल आते हैं, एल्केलाइन में कौन सा आता है, और एक नोबल गैस। ठीक है, नोबल गैस सारी याद रखो और इनका एटॉमिक नंबर याद रखो सिर्फ। ठीक है, जैसे अगर किसी ने ये पूछ लिया कि 55 है कौन से मतलब ग्रुप का है, कौन से पीरियड में आएगा, तो अगर मेरे को ये पता नोबल गैस, अब जैसे मुझे ये पता होता है कि जो जिनोन है उसका एटॉमिक नंबर 55 है। ठीक है, मतलब जिनोन का एटॉमिक नंबर क्या है, 54 है, और ये भी पता है कि ये अपने पास फिफ्थ पीरियड का लास्ट एलिमेंट है, तो मुझे पता है कि 55 तो क्या आएगा, अगले पीरियड में रखा जाएगा, और कौन से ग्रुप में रखा जाएगा। देखो नोबल गैस फिल करने के बाद जितने भी एलिमेंट आएंगे वो कहाँ भरे जाते हैं, वो एस ब्लॉक में आते हैं, वो भी फर्स्ट ग्रुप में। तो इसीलिए कह रही हूँ कि नोबल गैस याद रखो और इनका एटॉमिक नंबर याद रखो, और कौन सी गैस कौन से उसमें पीरियड में है। तो फिर आपको एग्जामिनर कोई भी एलिमेंट दे दे उसकी पोजीशन पूछ सकता है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन पूछ सकता है। ठीक है, तो उसे आप आसानी से फिल कर दोगे। अब कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है कि इस पीरियड में ये सेल फिल होते हैं। ठीक है, अब जैसे मेरे को दे दिया कि ये दे दिया 47 दे दिया, नहीं ये चलो आसान सा ही बताती हूँ। देखो एग्जामिनर ने दे दिया मेरे को 39 एटॉमिक नंबर है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, उसका ग्रुप बताओ और उसका पीरियड बताओ। ठीक है, अब 39 के पास कौन सी नोबल गैस है, 36 वाली गैस है। देखो क्रिप्टॉन है, क्रिप्टॉन की कॉन्फ़िगरेशन ये है 4s4p6। अब देखो 36 के बाद 39 आएगा, 36 के बाद तो फिर 37 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 9 आएगा। अगर मुझे क्रिप्टॉन का पता है कि क्रिप्टॉन क्या है, फोर्थ पीरियड में प्रेजेंट है और लास्ट एलिमेंट है, और उसके बाद जितने भी एलिमेंट आएंगे वो फिफ्थ पीरियड में आएंगे। ठीक है, अब क्या करूँगी मैं फिफ्थ पीरियड में, फिर मैंने पिछली वीडियो में बताया कि फिफ्थ पीरियड है तो कौन कौन सी सेल फिल होंगी। एक तो मेरे पास 5s फिल होगी, और एक 4D फिल होगी, और एक 5p फिल होगी। तो ये देखो, ठीक है, अब बस मेरे को ये पता था कि क्रिप्टॉन फोर्थ पीरियड का आखिरी एलिमेंट है, यानी कि अब क्या है, अब मेरे को 5वें पीरियड में चलना है, और 5वें में बस ये ऑर्बिटल फिल होने हैं। तो अब जो ये 37 है, 37 का एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 1 में जाएगा। देखो मेरे को ये कैसे पता है, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया कि जो फिफ्थ पीरियड के एलिमेंट है उसमें ये ऑर्बिटल फिल होंगे। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ जाएगा। अब n+l की वैल्यू है वो भी याद रखनी है आपको, इसके लिए वैल्यू 1 है, मतलब इसके लिए 5 है, इसके लिए 6 है, इसके लिए 6 है। अब देखो दोनों के लिए वैल्यू 6 है। अगर दो ऑर्बिटल्स की वैल्यू सेम हो जाए तो हम n की वैल्यू देखते हैं, जिसकी n की वैल्यू कम होगी वो पहले भरी जाएगी। 4D के लिए n की वैल्यू 4 है, इसके लिए 5 है, तो इलेक्ट्रॉन पहले 4D में आएगा। भले ही दोनों की n+l सेम है, तो n की वैल्यू चेक करेंगे, जिसकी छोटी उसमें आएगा। तो अब 36 के बाद जो एक इलेक्ट्रॉन आया तो वो इसमें भरा जाएगा 5s1 में।
38 का अगर बोल दे तो दूसरा इलेक्ट्रॉन भी पहले तो ऐसी भरी जाएगी क्योंकि ये पूरी बनी है, फिर अपने पास डी की बारी आएगी। अब एग्जामिनर ने पूछ लिया कि 39 की कॉन्फ़िगरेशन बताओ, ठीक है। तो 39 के लिए अब जो अगला इलेक्ट्रॉन हो किस में आएगा, 4d में आएगा, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 5s2 4d1। तो इसीलिए बता रही हूँ। एक तो जो लास्ट वीडियो उसमें भाई देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि कौन से पीरियड में कौन से ऑर्बिटल फिल होंगे, अगर आपको वो पता है और एक सिर्फ आप ये याद कर लेते हो, देखो नोबल गैस और इनका एटॉमिक नंबर, ठीक है, और इनका पीरियड, वो तो अपने आप ही हो जाएगा। नीचे आओगे तो एक एक मतलब बढ़ेगा। अगर ये दो चीज़ पता है तो आपको एग्जामिनर कोई भी एलिमेंट दे दे उसकी आप पोजीशन भी बता दोगे, ग्रुप नंबर, पीरियड सब कुछ बता दोगे, ठीक है। तो ये था। अब आपको वही देखो, अब मैं नेक्स्ट चैप्टर जो भी करवाऊंगी, जब डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट करवाऊंगी तब आपको इन एलिमेंट्स की ट्रिक बताऊंगी याद करने की और एफ की, और इनको याद करने की एस और पी की जिम्मेदारी आपकी है। मैंने तो बस सीधे ही याद कर रखे हैं, कोई ट्रिक से याद नहीं कर रखे। तो आप यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मिलेंगी, ट्रिक से याद करो या फिर आप वैसे याद करो, ठीक है। इनको याद करने की जिम्मेदारी आपकी है। अब देखो ये तो याद करने ही पड़ेंगे, इनके बिना काम नहीं चलता, ठीक है। इनका तो फिर भी चल जाता है, इनका भी चल जाता है, लेकिन आज जैसे एस ब्लॉक पढ़ेंगे तो एस ब्लॉक में ये याद हो जाएंगे, पी पढ़ेंगे तब ये याद हो जाएंगे, डी एंड एफ पढ़ेंगे ये याद हो जाएंगे। अब जैसे मैंने स्पेशल कभी रट्टा नहीं मारा पीरियोडिक टेबल का, डी एंड एफ ब्लॉक आया तो ये याद हो गए, पी की बारी आई पढ़ने की तो ये होगी, लेकिन ये तो आपको हर टाइम याद होनी चाहिए। पेपर में बैठने से पहले पूरी टेबल का रट्टा बेशक से मत मारो, इसका मार लो और कौन से पीरियड में कौन सी सेल फिल होती है वो याद कर लो, किसी भी की कॉन्फ़िगरेशन आसानी से बता दो। तो ये था अपना पास डी ब्लॉक, और इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो भी आ जाती है डायरेक्ट कि क्या होगी। अब है एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट यानी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका किस में गया, एफ सब सेल में गया। एफ के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, एफ क्या है आपके पास सब सेल, अगर उसमें ऑर्बिटल पूछे तो 7 यानी कि 7 एफ ऑर्बिटल। तो आपके जितने भी एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो सारे थर्ड ग्रुप में लाई करते हैं। अब एग्जामिनर ने आपको एक एलिमेंट दे दिया जिसका एटॉमिक नंबर है 91, ये पूछ लेगा कौन से ग्रुप में है। अगर आपको ये पता है कि देखो अब एफ ब्लॉक एलिमेंट में आपके पास दो सीरीज आती हैं, एक तो लेंथेनाइड और एक एक्टिनाइड। अगर 4f में इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं तो वो उनको हम बोलते हैं लेंथेनाइड्स। तो जो सबसे पहला लेंथेनाइड होता है वो सीरियम, उसका एटॉमिक नंबर है 58, और लास्ट वाला है ल्यूटीशियम, इसका एटॉमिक नंबर है 71, यानी कि सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम तक। ये देखो ये आगे लेंथेनाइड, सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम तक आ गए ना। ये आपके पास 14 लेंथेनाइड हैं और 14 ही एक्टिनाइड। इसमें 4f की फिलिंग है, इसमें 5f की फिलिंग है, ठीक है। और ये सारे एफ ब्लॉक एलिमेंट आपके थर्ड ग्रुप में आते हैं। तो एक तो ये याद रखना कि आपको हाँ एफ ब्लॉक कौन से एटॉमिक नंबर से स्टार्ट होंगे और कौन से तक, मतलब लेंथेनाइड कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पे ख़त्म, और एक्टिनाइड कहाँ से ख़त्म होता है और कहाँ पे ख़त्म, और सारे थर्ड ग्रुप में। अब दे दिया एटॉमिक नंबर 64 है, कौन से ग्रुप में प्रेजेंट होगा। अगर पता है कि 64 लेंथेनाइड में आता है, नाम तो भला याद ना करो, पर ये 58 to 71 एलिमेंट जितने भी हैं वो एफ ब्लॉक के हैं, तो वो सारे थर्ड ग्रुप में। बस सेकंड भी नहीं लगती जो आप देने में। एक आपको यही नहीं पता हो कि 4f और 5f में कौन कौन से मतलब एलिमेंट आएंगे किस किस से एटॉमिक नंबर के, तो वो फिर आपका पर्सन छोड़ होता। और ये आपकी होती है कॉन्फ़िगरेशन n-2f। f में एक तो पक्का आएगा, ये आएगा n-1d है और ns2, ये भी यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब जो आपके पास डी ऑर्बिटल होता है ना, देखो कोई भी सब सेल होगी ns2 है, डी आपका होता है n-1 वाला फिल, और f होता है आपके पास n-2 वाला फिल, ठीक है। इसको बोलते हैं पेनल्टीमेट सेल। ये तो वैलेंस सेल होती है, और इससे अंदर वाली सेल को बोलते हैं पेनल्टीमेट सेल, और उससे अंदर वाले को बोलते हैं एंटी पेनल्टीमेट सेल। अब देखो ये कॉन्फ़िगरेशन, अगर इसमें n की वैल्यू 6 है, n की वैल्यू 6 रखोगे, यहाँ कौन सा f आएगा, यहाँ 4f आएगा। 4f की फिलिंग है तो ये लेंथेनाइड की
कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। अगर आप n की वैल्यू 7 रखते हो, यहाँ 7 रखोगे और यहाँ 5f आ जाएगा तो एक्टिनाइड्स की। तो एक्टिनाइड सारी रेडियो एक्टिव। एक होता है ट्रांसयूरेनियम। ट्रांसयूरेनियम क्या है? यूरेनियम के बाद वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम ट्रांसयूरेनियम एलिमेंट बोलते हैं। अब देखो भाई, एक यहाँ से मतलब क्वेश्चन आता है, हर बार आता है HTET में, चाहे कोई भी हुआ, PGT लेवल का, KVS, NVS, MRS, मैंने सारे एग्जाम देखे हैं, तो मतलब हर पेपर में एक क्वेश्चन तो आता ही है कि आपको एटॉमिक नंबर दे देंगे और पूछ लेंगे कि इसका ग्रुप कौन सा है। तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपकी सारी कितनी मिनट लगेगी? आधी मिनट लगेगी। आप देखो, ये टेबल है अपने पास, देखो। अब देखो, ये मैंने F ब्लॉक का बता दिया। अब शुरुआत करते हैं हम 104 से। एटॉमिक नंबर 104 से लेकर 118 तक, एटॉमिक नंबर 104 से लेकर 118 तक आपके पास कोई भी एलिमेंट आ जाए, ठीक है। मान लो एटॉमिक नंबर 111 दे दिया और ये पूछ लिया कि इसका कौन सा ग्रुप होगा, तो सिर्फ आपको इसमें से 100 माइनस करना है। 111 में से 100 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 11 आएगा। अब है 116 का पूछ लिया, 116 का है, 116 के लिए क्या करना? 100 माइनस करोगे तो कौन सा ग्रुप आएगा? 16 ग्रुप आएगा। तो भाई देखो, यहाँ से प्रश्न आता है, इसका और कोई तरीका नहीं, इसकी आसान सी ट्रिक यही है। अगर 104 से लेकर 118 तक कोई भी एलिमेंट है और उसका ग्रुप नंबर पूछ लिया तो आप 100 में से माइनस कर दोगे, उसका ग्रुप निकल जाएगा। हर बार प्रश्न आता है, कभी 117 का पूछ लेंगे, 111 का पूछ लेंगे, 104 का पूछ लेंगे, ठीक है। ये तो थी 104 से लेकर 18 तक आ जाए। अब आ गया 119 का। 119 के लिए क्या करेंगे? अब भी 100 माइनस करेंगे, पर कोई आंसर क्या आया? 19 आया। कोई 19वां ग्रुप है? नहीं, ग्रुप तो सारे 18 हैं। फिर वो 19वां एलिमेंट कहाँ जाएगा? वो 19वां एलिमेंट यहाँ आएगा। कौन से ग्रुप में? फर्स्ट ग्रुप में आएगा, ठीक है। तो अब 119 उत्तर आया, ग्रुप तो टोटल 18 है। जो एक फालतू आया है वो किस लिए आया है? कि वो ग्रुप नंबर 1 में प्रेजेंट है। अब पूछ लिया 120, 120 के लिए क्या करेंगे? 100 में से माइनस करेंगे, आंसर आया 20। क्या कोई 20वां ग्रुप है? ग्रुप तो नहीं है, ग्रुप तो 18 ही है, यानी कि 2 ग्रुप एक्स्ट्रा आ गए। वो 2 ग्रुप एक्स्ट्रा कैसे आए? अब हम काउंटिंग करेंगे, 18 तक तो यहाँ आ गए, 19वां कहाँ आएगा? यहाँ आएगा 19वां, 20वां यहाँ आएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर 121 का पूछ लिया, फिर वो आपके इसमें आएंगे F ब्लॉक में, F में नहीं सॉरी G में आएंगे, वो फिर आपका G उसमें चला जाएगा। तो आपका मेन तो यहीं तक पूछता है, 120 तक पूछता है, 104 से लेकर 120 तक कोई भी एटॉमिक नंबर दे देगा और उसका ग्रुप पूछ लेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है? 100 माइनस कर देना और आपका ग्रुप आ जाएगा। तो 118 तक यहाँ है, 19 यहाँ आएगा और 20 यहाँ आ जाएगा। तो 20 के लिए ग्रुप अपने पास दूसरा हो जाएगा और 19 के लिए पहला हो जाएगा। तो भाई ये थी एक छोटी सी ट्रिक। यहाँ से तो हर बार क्वेश्चन आता ही आता, तो छोड़ना नहीं है। अब मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स मैंने आपको बता दिया, इनकी प्रॉपर्टी क्या है और इनका एक्सेप्शन। देखो भाई, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मेटल में एक एक्सेप्शन होता है, ये मरकरी वाला। देखो, ये मरकरी लिक्विड है और इनका बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, लेकिन गैलियम और सीजियम मेटल है लेकिन इनका लो मेल्टिंग पॉइंट है। और आप बता दिया कि ये लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है। अब ये नॉन मेटल है, इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, लेकिन बोरोन और कार्बन ऐसे हैं मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है। एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। अब है सेमी मेटल एंड मेटलॉइड्स, बता दिया, इनकी प्रॉपर्टी बीच की है और ये अपने पास गिनती के 7 एलिमेंट हैं जो याद करने आपको, ठीक है। अब आ गया ट्रेंड इन मेटालिक कैरेक्टर। अब मेटालिक कैरेक्टर क्या है? देखो, ये है, ये अपने पास मेटल है। अब जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, लिथियम से सीजियम पर आएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। मेटालिक कैरेक्टर क्यों बढ़ता है? जैसे यहाँ तो अपने पास वैलेंस सेल थी, कौन सी थी? दूसरी वैलेंस सेल। यहाँ वैलेंस कौन सी है? छठी सेल। तो जब पीरियड में हम नीचे जाते हैं तो हर बार अपने पास एक सेल ऐड हो जाती है, जिससे जो साइज है एटम का वो बढ़ जाता है।
तो जो न्यूक्लियस और बार वाली सेल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाता है, तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है वो आसान हो जाता है। तो लिथियम का है छोटा साइज। देखो लिथियम में सिर्फ अपने पास 2 सेल हैं। देखो मैं आपके पास बना देती हूँ। अब देखो लिथियम है, लिथियम में क्या है, ये तो न्यूक्लियस हो गया, इसके पास ये इसकी 1s होगी और ये होगी इसकी 2s। तो एक तो 2s से इलेक्ट्रॉन निकाल ले, ठीक है। और अब के पास सीजियम है। देखो सीजियम की वैलेंस सेल कौन सी होगी, छठी होगी। जो पीरियड नंबर होता है वो क्या था, वैलेंस सेल को बताता। अब देखो सीजियम का ये न्यूक्लियस हो गया, 6 सेल बनाओ, 1 2 3 4 5 6। देखो ये न्यूक्लियस है, एक तो इस 2s से इलेक्ट्रॉन निकाले और एक इससे इलेक्ट्रॉन निकाले। अब देखो यहाँ तो न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में कितना डिफरेंस है, मतलब कितनी दूरी पर प्रेजेंट है, मतलब कोई अट्रैक्शन नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा। और ये लिथियम का ये नहीं निकल पाएगा, ये जो न्यूक्लियस है ये इस इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखेगा, ठीक है। यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है। तो ये अपने पास लिथियम है और ये अपने पास सीजियम है। तो जो मेटल जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है उसका मेटालिक करैक्टर उतना ही ज़्यादा होता है और उतना ही रिएक्टिव होता है। तो यही बोला गया है कि जो मेटालिक करैक्टर है वो डाउन द ग्रुप क्या होता है, इंक्रीज होता है। एटम का साइज बढ़ जाएगा और इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा, तो मेटालिक करैक्टर इंक्रीज डाउन द ग्रुप। अब हम चलते हैं पीरियड में। अब देखो ये सोडियम है, ये मैग्नीशियम है, ये एल्यूमिनियम, ये सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर। अब देखो सोडियम और मैग्नीशियम का ही देख लो। अब सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 है, 2s2 है, 2p6 है, अब और ये आ गई 3s1। ये तो है सोडियम का। और मैग्नीशियम में क्या है, 1s2 है, 2s2 है, 2p6 है और ये है 3s2। अब देखो अब हम पीरियड में चल रहे हैं। पीरियड में जैसे लेफ़्ट टू राइट गए, पहले सोडियम आता फिर मैग्नीशियम, यानी कि पीरियड में जब हम लेफ़्ट टू राइट गए तो जो नया इलेक्ट्रॉन ऐड होता है वो उसी सेल में होता है। देखो सोडियम में वैलेंस सेल कौन सी थी, 3s थी। और मैग्नीशियम की तरफ गए तो भी जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ वो किस में ऐड हुआ, 3s में। तो यानी कि जब हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट चलते हैं तो जो वैलेंस सेल होती है वो रहती है सेम। अब देखो साइज है, कोई चेंज नहीं आया, मतलब इतना नहीं है। देखो सेल सेम है ना तब तक तो साइज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, आपका जो जेड इफेक्टिव है वो बढ़ जाता है। देखो आपके पास एक तो होता है जेड और एक होता है जेड इफेक्टिव। अब जैसे लिथियम है, लिथियम में कितनी है, 3 प्रोटॉन है, 3 प्रोटॉन है। तो इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो कितना है, +3 है। क्या जेड इफेक्टिव भी 3 के बराबर है, नहीं। अब देखो लिथियम है, देखो ये ड्रॉ कर रखा है लिथियम, ये तो आपके पास 1s है और ये आपके पास 2s में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब देखो वैसे तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज कितना है, +3 है, लेकिन बीच में एक सेल आ गई, सेल में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियर चार्ज को इस इलेक्ट्रॉन तक नहीं जाने देंगे। देखो कहने को तो इस पर पॉजिटिव चार्ज 3 है, ठीक है, जेड की वैल्यू 3 है, पर 1s में जो इलेक्ट्रॉन है वो इस पॉजिटिव चार्ज को इस इलेक्ट्रॉन तक नहीं जाने देंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कितना चार्ज फील करेगा, या ये क्या +3 करेगा, नहीं, ये लेस देन +3 चार्ज फील करेगा। तो एक तो होता है जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव क्या है, जो बार वाला इलेक्ट्रॉन कितना पॉजिटिव चार्ज फील कर रहा है वो होता है जेड इफेक्टिव। एक है जेड, और जो आपका जेड इफेक्टिव होता है वो हमेशा ही कम होता है जेड से, क्योंकि बीच में देखो अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ये किसका था, ये अपने पास सीजियम है, सीजियम का अपने पास, इस पे इसकी एटॉमिक नंबर है 55, यानी कि इस पे कितना पॉजिटिव चार्ज है, इस पे टोटल 55 पॉजिटिव चार्ज है। अब बीच में देखो कितनी सेल, पहली सेल, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ये सारी सेल भरी हैं। इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। टोटल पॉजिटिव चार्ज कहने को 55 है। क्या ये इलेक्ट्रॉन इतना चार्ज फील करेगा, नहीं फील करेगा, 55 से कम ही फील करेगा।
तो जितना फील करता है उसको बोलते हैं जेड इफेक्टिव। और जेड इफेक्टिव क्या है, 55 होगा नहीं, 55 से कम होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा। तो जेड एंड जेड इफेक्टिव। और ये बीच वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस न्यूक्लियर चार्ज को इस इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने नहीं देते, इसी को बोलते हैं शिल्डिंग इफेक्ट, ठीक है। क्या है शिल्डिंग इफेक्ट, जो बीच वाली वैलेंस सेल आएंगी, नहीं मतलब जो बीच वाले इलेक्ट्रॉन आएंगे, बीच वाली सेल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर चार्ज को वैलेंस सेल तक पहुंचने नहीं देते, और इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं शिल्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है। तो अब मैं क्या बात करी थी, सोडियम से मैग्नीशियम पर गए। अब आपके पास देखो कोई सेल नहीं बढ़ी, पहले भी इलेक्ट्रॉन 3s1 में था और नया इलेक्ट्रॉन भी 3s2 में आ गया। देखो पहले बस ये 2 सेल थी जो इलेक्ट्रॉन चार्ज मतलब न्यूक्लियर चार्ज को रोक रही थी, और मैग्नीशियम में भी 2 ही सेल हैं, यानी कि शिल्डिंग इफेक्ट यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है। क्या बढ़ गया, यहाँ 11 प्रोटॉन है, यहाँ 12 प्रोटॉन है। तो जेड इफेक्टिव कहाँ ज़्यादा है, जेड इफेक्टिव मैग्नीशियम में ज़्यादा है, ठीक है। देखो ये पार्ट दोनों में कॉमन है, ये 1s और ये पहली सेल दूसरी सेल, पहली सेल दूसरी सेल, ये दोनों में सेम है। शिल्डिंग इफेक्ट है वो जब हम पीरियड में चलते हैं वो सेम है, क्योंकि कोई नई सेल ऐड नहीं हुई, वही पुराने इलेक्ट्रॉन है। डिफरेंस क्या आया है, एक इलेक्ट्रॉन का आया है, वो भी उसी सेल में फिल हुआ। तो शिल्डिंग इफेक्ट सोडियम मैग्नीशियम में सेम है। क्या बढ़ गया, जेड इफेक्टिव बढ़ गया। यहाँ पॉजिटिव चार्ज कितना था, 11 था, मैग्नीशियम में कितना हो गया, 12 हो गया। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज बढ़ा है तो जेड इफेक्टिव भी बढ़ा है। तो क्या है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं वो मुश्किल हो जाएंगे। ये एक इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा आसानी से, और यहाँ टोटल पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया है तो ये इलेक्ट्रॉन मुश्किल से निकलेंगे। तो जो मेटालिक कैरेक्टर है पीरियड में लेफ़्ट टू राइट घटता है। क्यों घटता है, जेड इफेक्टिव लेफ़्ट टू राइट बढ़ जाएगा, क्योंकि देखो शिल्डिंग इफेक्ट यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है। क्या इंक्रीज हो गया, चार्ज इंक्रीज हो गया, यानी कि जेड इफेक्टिव इंक्रीज होने से अब ये इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकलेगा, तो मेटालिक कैरेक्टर पीरियड में घटता है। तो ये बात थी भाई, देखो बार बार नहीं बताऊंगी, ये शिल्डिंग इफेक्ट आगे मतलब जितने भी ट्रेंड होंगे ना उन सबको एक्सप्लेन करने का एक ही रीजन है, सब में यही लगता है। तो ये था आपका ट्रेंड इन मेटालिक कैरेक्टर, डाउन द ग्रुप बढ़ता है। और अब मैं इस चैप्टर के जब क्वेश्चन करवाऊंगी तो ये बात रिपीट नहीं करूँगी, जब आपको डायरेक्ट आंसर मिलेंगे। अब है अरेंज द एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटालिक कैरेक्टर। देखो भाई मेटालिक कैरेक्टर क्या है, सिलिकॉन, बेरिलियम, मैग्नीशियम, सोडियम, फास्फोरस। इसके लिए क्या आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि ये इनका एटॉमिक नंबर कितना है कितना नहीं है, ठीक है। अब देखो ये है, एक तो अपने पास सोडियम है, देखो एक तो क्या है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, और एक फास्फोरस है, एक ये क्या है, सिलिकॉन है, और एक हाँ देखो सोडियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और सिलिकॉन है, और एक आपके पास दे रखा है बेरिलियम, ठीक है। अब मैंने क्या बोला है, अब देखो सोडियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन और फास्फोरस क्या है, सारे एक पीरियड के हैं। तो मेटालिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा किसका होगा, सोडियम का होगा, फिर मैग्नीशियम का होगा, और फिर सिलिकॉन का होगा, फिर फास्फोरस का होगा ना। और रह गया बेरिलियम, बेरिलियम का क्या होगा, बेरिलियम का मैग्नीशियम से तो कम होगा, ठीक है। और एक बात और है, देखो जो फास्फोरस है वो क्या है, नॉन मेटल है, और सिलिकॉन क्या है, मेटलॉइड है, और बेरिलियम क्या है, ये है मतलब मेटल। तो देखो सबसे ज़्यादा किसका होता है, एल्कली मेटल का। ये देखो ये आपके पास है भाई सोडियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, चारों एक पीरियड के हैं। और लेफ़्ट टू राइट मेटालिक कैरेक्टर क्या है, घटता है। तो सबसे ज़्यादा मेटालिक कैरेक्टर सोडियम का, फिर मैग्नीशियम का, और फिर आपके पास बेरिलियम का, और फिर आएगा सिलिकॉन। सिलिकॉन क्या है, मेटलॉइड है, मेटलॉइड का मेटल से कम होता है लेकिन नॉन मेटल से ज़्यादा। फास्फोरस आपका नॉन मेटल है तो लास्ट में आएगा। तो ये आपका क्वेश्चन था भाई, ठीक है। अब आगे हम फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या देखेंगे, एटॉमिक रेडियाई, आयोनिक रेडियाई, आयोनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। सबसे पहले है आपका एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई यानी कि हम एटम का रेडियस कितना वो देखेंगे। तो एटॉमिक रेडियाई पता करना भाई बहुत एक मतलब डिफ़िकल्टी भरा टास्क है। क्यों है, देखो एक तो एटम की मतलब कोई फिक्स बाउंड्री नहीं है कि हाँ
स्केल लिया और एटम की रेडियस माप ली, वो काम नहीं है। तो एटम का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो फिक्स नहीं होता, तो एग्जैक्ट रेडियाई पता करना मुश्किल है। दूसरी बात है, इसका साइज इतना छोटा है, देखो इस रेंज में होता है एटॉमिक रेडियाई 1.2 × 10⁻⁻10। देखो -10 यानी कि 1.2 के पीछे 0.0000 ये साइज होता है। तो एग्जैक्ट रेडियाई पता करना मुश्किल है। तो हम एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी है उससे पता करते हैं, या तो एक्सरे या फिर कोई और स्पेक्ट्रोस्कोपी, उससे जो एटम का साइज है वो मतलब अंदाज़ा लगा सकते हैं। एग्जैक्ट तो किसी का भी नहीं मिलता। अब एटॉमिक रेडियस है, अब मैंने क्या बोला है, नोबल गैस को छोड़कर जितने भी एलिमेंट है क्या वो अकेले एग्जिस्ट करते मिलेंगे? नहीं, वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ है कंबाइन फॉर्म में होंगे। ठीक है, क्यों होंगे? क्योंकि सबको नोबल गैस चाहिए, उसके लिए किसी के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो वो देगा, किसी को लेने हैं तो वो लेगा। तो जितने भी एटम हों सारे कंबाइन फॉर्म में मिलेंगे। अब उन्होंने कौन सा बॉन्ड बनाया है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है, आयोनिक बॉन्ड बनाया है, या फिर अकेले हम, उस बेस पर उनकी रेडियाई होती है। अब जो एटॉमिक रेडियाई हमारे पास 4 टाइप की होती है। सबसे पहले है कोवेलेंट रेडियस, नॉन मेटल की। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन को क्या चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन चाहिए नोबल गैस अटेन करने के लिए, तो क्लोरीन एक बॉन्ड बनाता है, तो ये अपने ही एटम के साथ बॉन्ड बनाता है, यानी कि एक Cl और एक Cl। देखो एक क्लोरीन एटम ये है, एक क्लोरीन ये है, दोनों एक बॉन्ड बना रहे हैं ताकि इनकी कॉन्फ़िगरेशन है किसके बराबर हो जाए? आर्गन के बराबर हो जाए। तो उसी बेस पे अब अकेला Cl एटम कहीं नहीं मिलेगा कि Cl एटम लिया, स्केल लिया और रेडियस माप ली, नहीं। Cl किस फॉर्म में पाया जाएगा? Cl2 फॉर्म में पाया जाएगा हमेशा। इसी तरह और हेलोजेंस है, F2 है, I2 है, Br2 है। तो Cl2 मॉलिक्यूल मिलेगा। जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है दोनों न्यूक्लियाई के बीच की, उसका अगर आधा कर देंगे तो हमारे पास कोवेलेंट रेडियस आ जाएगी। तो अब रेडियाई किस बेस पे एक्सप्लेन होती है कि वो मतलब एलिमेंट कैसे प्रेजेंट है। अब यहाँ कौन सा बॉन्ड बनाया है? तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है दोनों Cl एटम के बीच में, तो कोवेलेंट रेडियाई मापेंगे। अब है मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियस यानी कि जो मेटल्स होते हैं, एल्कली और एल्केलाइन अर्थ मेटल। अब जैसे कॉपर है, कॉपर क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट का है, ये भी मेटल्स होते हैं, बताया था मैंने। अब सॉलिड है, सॉलिड फॉर्म में देखो एक कॉपर दूसरे कॉपर के साथ बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, अब मेटल है तो इसको मेटालिक रेडियाई बोल दिया गया है। ऊपर वाला क्या था? ये क्लोरीन फ्लोरीन के ये क्या थे? सब नॉन मेटल थे, इन्होंने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया तो कोवेलेंट रेडियाई। अब मेटल के केस में मेटालिक रेडियाई एक्सप्लेन होगी। तो कॉपर सॉलिड है, ठीक है, उसमें 2 कॉपर एटम के बीच में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा करेंगे तो हमारे पास मेटालिक रेडियाई आएगी। अब है वंडरवाल रेडियाई, ये किसके लिए होती है? नोबल गैस के लिए होती है। नोबल गैस का कैन मैंने क्या बताया था कि ये तो अकेली एग्जिस्ट करती हैं, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इनको न किसी से लेना न किसी से देना, अपने अकेली ही घूमती रहेंगी, तो इनके लिए होती है वंडरवाल रेडियाई। इनकी रेडियस सबसे ज़्यादा होती है, मतलब अगर हम ऑर्डर लगाए ना रेडियाई का, मतलब किसकी रेडियस लार्ज होगी तो वो वंडरवाल रेडियस की, क्योंकि बॉन्ड तो बनाया नहीं और इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसी भी एटम का फिक्स नहीं है। तो देखो बॉन्ड बनाने के बाद तो फिर भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड की मतलब एक लिमिट सी हो जाती है, लेकिन बिना बॉन्ड बनाए तो रेडियस इनकी सबसे ज़्यादा इसीलिए होती है। एक है आयोनिक रेडियस। आयोनिक रेडियस क्या है? कैटायन और एनायन के बीच में जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है उसका आधा लेंगे तो आयोनिक। अब आयोनिक रेडियाई यानी कि आयंस कौन बनाएगा? जैसे NaCl है, NaCl का क्रिस्टल है, ये अपने पास कैटायन है, ये एनायन है। ठीक है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगी उनका आधा लेंगे तो इनके लिए आयोनिक रेडियस एक्सप्लेन होती है। अब ठीक है, जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उसकी रेडियस उतनी ही छोटी होगी। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा अगर हम इंक्रीज मतलब सबसे ज़्यादा लेंथ कौन सी रेडियाई की होगी तो वो वंडरवाल रेडियस की होगी, क्योंकि ये नोबल गैस आएंगी, इसमें किसी के साथ बॉन्ड तो बनाएंगी ही नहीं, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो मतलब स्पेस में ज़्यादा एक्सपेंडेड होता है, तो वंडरवाल रेडियस की वैल्यू सबसे ज़्यादा। उसके बाद आएगी मेटालिक रेडियस, देखो मेटल्स की क्रिस्टल के अंदर, उसके बाद कोवेलेंट है, उसके बाद आयोनिक। आयोनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, देखिए बॉन्ड जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उसकी रेडियाई उतनी ही छोटी होती है। यहाँ कोई बॉन्ड नहीं है, फिर मेटालिक बॉन्ड आएगा, फिर कोवेलेंट। अगर स्ट्रेंथ देखें तो बॉन्ड की कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है? आयोनिक, फिर कोवेलेंट होता है, फिर मेटालिक।
तो उसकी बेस पे रेडियाई इनकी इन्वर्स हो जाएगी। अब भाई देखो, ये मैंने ऊपर शिल्डिंग इफेक्ट की डेफिनेशन है पहले बता दिया कि क्या होता है, ठीक है। इट इज़ द रिडक्शन इन अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इनर सेल इलेक्ट्रॉन, इसी को बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। और स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा एस सब सेल का होता है, फिर सब यानी कि एक तो एस इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन मतलब एक तो एस सब सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक पी में प्रेजेंट है, एक डी में। तो जो एस वाले इलेक्ट्रॉन है वो सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज को रोक के रखते हैं, उसके बाद पी वाले, उसके बाद डी वाले। इनका तो नेगलेक्ट ही हो जाता है, हम बस एस और पी का काउंट करते हैं, इनका तो नाम मात्र ही होता है। तो जो शिल्डिंग इफेक्ट है, डाउन द ग्रुप क्या है, ये बढ़ता है। डाउन द ग्रुप क्या है, हर बार एक नई सेल उड़ जाए, एक नई सेल ऐड होगी और शिल्डिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा। और हम पीरियड की बात करेंगे यानी कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो हमारी सेल है वही रहती है, तो शिल्डिंग इफेक्ट बढ़ता नहीं है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है, ठीक है। अब है एटॉमिक रेडियाई का डाउन द ग्रुप। अब हम देखो, चाहे कोवेलेंट रेडियाई है, चाहे मेटालिक है, चाहे वंडरवाल, वो एटॉमिक रेडियाई ही बोलते हैं, ठीक है उसको। अब क्या है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सेल। अब हम डाउन द ग्रुप है यानी कि ये वही देखो टेबल आपकी। अब देखो, लिथियम से हम सीजियम पर आएंगे, एटॉमिक रेडियस क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि हर बार एक नई सेल ऐड हो रही है। अगर हम पीरियड में चले यानी कि सोडियम टू आर्गन गए तो अपने पास सेल रहती है सेम, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है हर बार, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, तो साइज क्या है, घटेगा, यानी कि लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियाई घटती है, ठीक है। तो यही लिखा भाई। देखो, लिथियम है और एक ये फ्रेंशियम है, ये क्या है, एल्कली मेटल के। लिथियम का सबसे छोटा है और फ्रेंशियम का सबसे बड़ा साइज है। अब ये अक्रॉस पीरियड लिखा है यानी कि पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं। लिथियम का सबसे बड़ा साइज है और देखो फिर बेरिलियम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, फिर बोरोन पे, फिर कार्बन पे। इन सब में कौन सी सेल भरी जा रही है, इन सब में 2p में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, तो शिल्डिंग इफेक्ट सेम रहेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। तो फ्लोरीन की सबसे छोटी रेडियाई और इसकी सबसे बड़ी, ठीक है। तो ये लिखा है कि शिल्डिंग इफेक्ट और इंक्रीज। अब देखो, न्यूक्लियर चार्ज तो डाउन द ग्रुप भी बढ़ रहा था, लेकिन जो शिल्डिंग इफेक्ट है वो ज़्यादा बढ़ रहा है, देखो। और अब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो क्या है, न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है लेकिन आपका शिल्डिंग इफेक्ट कॉन्स्टेंट है। अब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज घटेगा, ठीक है। और डाउन द ग्रुप भी न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ा था लेकिन शिल्डिंग इफेक्ट और ज़्यादा बढ़ रहा है, उससे भी ज़्यादा, तो साइज ओवरऑल इंक्रीज हो जाता है। अब वही आ गई आयनिक रेडियस, ठीक है। रेडियस ऑफ एन आयन यानी कि कैटायन और एनायन की जो रेडियाई है उसको हम बोलते हैं आयनिक रेडियाई। अब कोई भी एलिमेंट है ए, अगर इसने क्या ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, तो ये क्या बनाएगा, एनायन बना दिया, ठीक है। अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो क्या बनाएगा, कैटायन बनाएगा। जो एनायन की रेडियाई है वो ज़्यादा होती है। वो ज़्यादा क्यों होती है, अब देखो, फ्लोरीन है, फ्लोरीन में कितने 9 तो इलेक्ट्रॉन है और 9 प्रोटॉन है। F माइनस का क्या मतलब है, इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिए, एक इलेक्ट्रॉन बाहर से ले लिया, अब इसमें 10 इलेक्ट्रॉन आ गए और प्रोटॉन कितने, प्रोटॉन तो 9 ही है। अब देखो, जब ये फ्लोरीन न्यूट्रल फॉर्म में था यानी कि 9 इलेक्ट्रॉन मतलब 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन को आसानी से पकड़ के रख रहे थे। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन और ले लिया, अब 9 तो प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। अब 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन को तो आसानी से रख रहे थे, अब 10 को कैसे रखेंगे, तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन दूर भागेगा, दूर भागने की कोशिश करेगा, क्योंकि उस पर न्यूक्लियर चार्ज तो है नहीं, कम हो गया, तो उससे क्या होगा, जो एनायन का साइज है वो बढ़ जाएगा। तो इसीलिए जो एनायन का साइज होता है वो न्यूट्रल एटम से ज़्यादा होता है। अब है कैटायन, कैटायन का क्या है, देखो, अब ये है Na पॉजिटिव। अब सोडियम के पास क्या है, 11 तो इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन है। सोडियम पॉजिटिव का क्या मतलब है, 11 प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। अब जब ये न्यूट्रल फॉर्म में था तो 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को आसानी से बांध के रख रहे थे।
अब इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, यानी कि अब 11 प्रोटॉन रह गए 10 इलेक्ट्रॉन। अब 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को तो और टाइटली होल्ड करके रखेंगे, तो यानी कि जो साइज हो डिक्रीज हो जाएगा। तो जब हम एनायन, कैटायन और न्यूट्रल एटम की रेडियाई का कंपैरिजन करते हैं तो एनायन का साइज सबसे बड़ा, फिर न्यूट्रल एटम का, और फिर आपके पास कैटायन का होता है। अब है 4 आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। भाई ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कौन सी होती हैं? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे, प्रोटॉन अलग रहेंगे। क्या बोला मैंने? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे लेकिन प्रोटॉन अलग अलग होंगे। तो उस केस में क्या होगा? एनायन का साइज सबसे बड़ा, न्यूट्रल एटम, कैटायन। ये मतलब ट्रेंड हर उसमें चलता है, ठीक है। एनायन का सबसे बड़ा होगा, फिर न्यूट्रल एटम आता है, फिर कैटायन का, वो मैंने ऊपर बता दिया है। अब ये क्वेश्चन है, पता नहीं कितने एग्जाम में आया है। अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में देखो इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 10, इसमें भी 10, इन सब में 10, ये सारी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं, ठीक है। अब प्रोटॉन देखते हैं, इसमें कितने प्रोटॉन है? इसमें 8 प्रोटॉन है, इसमें 7 प्रोटॉन है, इसमें आपके पास 9 प्रोटॉन है, इसमें आपके पास 10 हैं, ओ 10 नहीं 11 प्रोटॉन है भाई, 11 प्रोटॉन, इसमें 12 प्रोटॉन है, इसमें 13 प्रोटॉन है। तो देखो इलेक्ट्रॉन सब में सेम है, इलेक्ट्रॉन सब में सेम है। जिसमें हमारे पास प्रोटॉन ज़्यादा होंगे उसका सबसे छोटा साइज होगा। देखो इलेक्ट्रॉन सबका सेम, अब रहेगी प्रोटॉन की बात। जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोटॉन, उसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा और वो इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली होल्ड करके रखेगा। तो सबसे ज़्यादा प्रोटॉन किस में है? एल्यूमिनियम में, तो इसका सबसे छोटा साइज होगा। और जिसमें सबसे कम प्रोटॉन है उसका सबसे बड़ा साइज होगा। और सबसे कम प्रोटॉन किस में? नाइट्रोजन में सिर्फ 7 प्रोटॉन है। 7 प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन को कैसे बांध के रखें? बिल्कुल भी बात नहीं है, इलेक्ट्रॉन इधर उधर भागने की कोशिश करेगा और साइज बढ़ेगा। तो देखो एनायन है, उसका साइज सबसे बड़ा। देखो सारे एनायन सबसे पहले लिखे गए हैं, देखो जितने भी एनायन हैं, और फिर आपके पास कैटायन आएगा, ठीक है। तो एनायन पे भी जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उसका साइज उतना ही बड़ा होगा। जैसे ये एनायन है, यहाँ -3 चार्ज है, यहाँ -2 है, -1, तो जितना अधिक चार्ज होगा एनायन पे उसका साइज उतना ही बड़ा होगा। और कैटायन का क्या है? कैटायन पे जितना अधिक पॉजिटिव चार्ज होगा उसका साइज उतना ही कम होगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है भाई। देखो टाइम भले ही लग रहा है लेकिन आपको जो कंसेप्ट है बिल्कुल फिट हो जाएगा। अब ये है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैव लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट साइज। अब मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, सबसे छोटा और सबसे बड़ा एटम बताना है। अब देखो इसमें कितने हैं? एल्यूमिनियम 3 में। अब यहाँ आपके पास 10 तो हैं इलेक्ट्रॉन और 13 आपके पास प्रोटॉन। यहाँ 13 इलेक्ट्रॉन और 13 प्रोटॉन। ये तो भाई आपको बेसिक चीज़ है, ये तो मैं नहीं बताने वाली। आपके पास 12 तो इलेक्ट्रॉन है और 12 प्रोटॉन है। यहाँ 12 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो कुछ गड़बड़ तो नहीं। अब देखो जो जिसमें ज़्यादा प्रोटॉन देखेंगे, अब देखो एक तो एल्यूमिनियम है और एक एल्यूमिनियम 3। पहले तो अब देखो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का देखो किसका साइज़ बड़ा होगा? मैग्नीशियम का बड़ा होगा, ठीक है। किससे? एल्यूमिनियम से बड़ा होगा, ठीक बात है। ये तो हमने पीछे पढ़ा है। आयनिक रेडियाई लेफ्ट टू राइट क्या होगी? घटेगी, यानी कि मैग्नीशियम का बड़ा होगा इससे। अब एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव है, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव कहाँ आएगा? अब एक तो न्यूट्रल एटम है और एक कैटायन है, किसकी रेडियाई ज़्यादा होगी? न्यूट्रल एटम की, मैंने पीछे बताया। तो एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा, आ गया ना, ठीक है। अब आ गया Mg2 पॉजिटिव। Mg2 पॉजिटिव है, एक न्यूट्रल एटम है, एक कैटायन है। कैटायन क्या होगा? अब Mg2 पॉजिटिव का Mg से तो छोटा होगा, Mg का Mg2 पॉजिटिव से छोटा होगा, ठीक है। तो ये आपका ऑर्डर। तो जो सबसे छोटा साइज होगा
वो किसका हो जाएगा, वो एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव का हो जाएगा। और सबसे बड़ा किसका होगा, सबसे बड़ा होगा आपका मैग्नीशियम का। तो यही पूछा था, ठीक है। अब ये बता दिया भाई जेड क्या होता है, चार्ज और न्यूक्लियस, और जेड इफेक्टिव क्या होता है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन फील करता है वो आपका होता है जेड इफेक्टिव, वो कम होता है। भाई आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम अगली वीडियो में करेंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल से जुड़े रहना।